नमस्कार। परीक्षा मित्र के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपन जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास का टॉपिक यूजीसी नेट के सिलेबस में जो 4th यूनिट अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की वहाँ से कोरिलेट करता है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में राजनीतिक विकास है, एक तो राजनीतिक संस्कृति, ये आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये आपस में जुड़े हुए टॉपिक हैं। इनके अलावा अपने सिलेबस में एक इन राजनीतिक विकास तो अपन पढ़ते हैं पॉलिटिकल संदर्भ में, और एक इकोनॉमिक संदर्भ में अपन पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक संदर्भ में अपन पढ़ते हैं वो टॉपिक है विकास, अल्प विकास, अंतर्निर्भरता। ये दिए हुए हैं अपने सिलेबस में, उसी में 4th यूनिट में दिए हुए हैं। तो वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ने, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ने हैं। तो लेकिन टॉपिक जो हैं वो आपस में कोरिलेट करते हैं। राजनीतिक विकास है ये जो विकसित देश हैं उनके संदर्भ में अध्ययन किया गया, और कौन कौन से थिंकर्स हैं, यहाँ से मेरा प्रयास है कि सारे टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। यहाँ से जितने भी राजनीतिक विकास में जो भी सब टॉपिक हैं, जो थिंकर्स हैं, जैसे लुसियन पाई है, हंटिंगटन पतन की बात करता है, रिंग्स फंद की बात करता है, आइजेनस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ये कौन कौन से थिंकर्स हैं यहाँ पर, एक तो ये देखेंगे अपन। एक तो होता है राजनीतिक विकास की किसी राजनीतिक विकास मानते हैं, क्या राजनीतिक विकास होता है, क्या नहीं होता है। एक अपन यहाँ पे देखेंगे कि राजनीतिक विकास हुआ कैसे, यानी अवस्थाएं क्या है या फिर चरण क्या है, स्टेजेज क्या है। वहाँ पे अपन रोस्टोव के चरणों के बारे में पढ़ेंगे, रोस्टोव क्या कहते हैं, ऑर्गेन्स्की के बारे में पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर के यहाँ मेरा प्रयास है कि राजनीतिक विकास टॉपिक आपको कहीं से भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो अपन चलते हैं, बिना लेट लतीफ़ी किए हुए राजनीतिक विकास के टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक अवधारणा है पश्चिमीकरण की अवधारणा। यह अवधारणा M.N. श्रीनिवासन जो कि भारतीय हैं, इन्होंने प्रस्तुत की है। श्रीनिवास के शब्दों में 250 वर्षों के अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानूनी, शैक्षिक अनेक परिवर्तन आए हैं। और ये जो परिवर्तन आए हैं इनमें अपने आइडियल माना है किसको? अमेरिका और ब्रिटेन को। ये पश्चिमीकरण की अवधारणा है, और राजनीतिक विकास भी पश्चिमीकरण की अवधारणा से जुड़ी है। यानी राजनीतिक विकास में जो आइडियल मॉडल माना जाएगा वो माना जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन को। राजनीतिक विकास में भी अमेरिका को आदर्श माना गया है, और पश्चिमीकरण पर आधारित अवधारणा है। एक टर्मिनोलॉजी आती है संस्कृतिकरण करके। संस्कृतिकरण क्या होता है कि भारत की निम्न जातियां जब उच्च जाति के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान को अपनाने लग जाती है, वो संस्कृतिकरण है। और यही श्रीनिवासन एक टर्मिनोलॉजी और बोलते हैं विसंस्कृतिकरण। विसंस्कृतिकरण क्या होता है कि जब भारत की उच्च जातियां और अपना आदर्श मानती हैं, यानी रहन सहन, रीति रिवाज और संस्कृति अपनाने लग जाती है किन की तरह? पश्चिमी देशों की तरह, तो वो हो जाता है विसंस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण, विसंस्कृतिकरण अलग अलग टॉपिक है। आगे अपन देखते हैं प्रभु जाति। M.N. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति एक क्षेत्रीय जाति है जिसका क्षेत्र विशेष में प्रभाव रहता है। इसको प्रभु जाति बोलते हैं, M.N. श्रीनिवासन। अब आते हैं अपन राजनीतिक विकास की अवधारणा का विकास किस तरीके से हुआ। देखो, ये व्यवहारवादी क्रांति से जुड़ी हुई अवधारणा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्यवहारवादी अवधारणा से जुड़ी हुई है। जब ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत यानी व्यवस्था सिद्धांत आया डेविड ईस्टर्न का, और आमंड ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया, लेकिन ये सिद्धांत विकासशील देशों के अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं है। आमंड कहता है, डेविड ईस्टर्न कहता है कि ये मेरी हर व्यवस्था में ये सिद्धांत लागू होगा, लेकिन ये केवल अमेरिकी देशों के संदर्भ में था, विकासशील देशों के संदर्भ में नहीं था। तो ये राजनीतिक विकास सिद्धांत लाना पड़ा। लाने का श्रेय जाता है आमंड को, लेकिन ध्यान रखना कि राजनीतिक विकास का जो प्रतिपादक है, जनक है, पिता है, बापूजी हैं, वो माने जाते हैं लुसियन पाई। आया क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था सिद्धांत आया, आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत आया, ये असफल हो चुके थे, इसलिए राजनीतिक विकास की अवधारणा आई। राजनीतिक विकास की अवधारणा का विकास दो रूपों में हुआ, एक तो परंपरागत राजनीतिक विकास के रूप में, और दूसरा है
अल्प विकास के सिद्धांत के रूप में या निर्भरता मॉडल के रूप में। ये आर्थिक रूप में समझेंगे इसको अपन, जो अल्प विकास का सिद्धांत है, निर्भरता मॉडल है। ये और डिटेल में अपन जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, औपनिवेशिक उत्तर औपनिवेशिक साम्राज्य, वहां से टॉपिक को रिलेट करता है। ये टॉपिक सिलेबस में 3-4 जगह पे मिलता है, तो अपन इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने करवा दिया तो आगे नहीं समझाऊंगा, आगे फिर, ताकि अपना क्या रिवाइज भी होता रहेगा। तो पहले अपन देखते हैं परंपरागत राजनीतिक विकास। परंपरागत राजनीतिक विकास की अवधारणा प्रिंसटन विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा जुड़ी हुई है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपस में कोरिलेट करवाने वाला कि कौन कौन सा विश्वविद्यालय या स्कूल इस किससे जुड़ा हुआ है। जैसे अपन कुछ रिवाइज करते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही प्रिंसटन विश्वविद्यालय आ गया, राजनीतिक विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 क्लियर। एक आता है वियना सर्किल। वियना सर्किल की अवधारणा एक है, पढ़ेंगे अपन रेशनल चॉइस थ्योरी। इस रेशनल चॉइस थ्योरी से जुड़ा हुआ है वियना सर्किल। वियना सर्किल जुड़ा हुआ है प्रत्यक्षवाद से, सॉरी, वियना सर्किल प्रत्यक्षवाद से जुड़ा हुआ है। वियना सर्किल है, ये प्रत्यक्षवाद की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑगस्ट काम्टे देते हैं, ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, ऐसे अपन आगे देखेंगे जैसे जैसे अपने और विश्वविद्यालयों के नाम आते जाएंगे। एक आता है फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय। फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय मार्क्सवादी अवधारणा से जुड़ा हुआ है। फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय जो नव मार्क्सवादी विचारक हैं, यूर्गेन हैबरमास, हार्खाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूज, इन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय है फ्रैंकफर्ट। ठीक है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। ऐसे और भी आते रहेंगे। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। 3 तो अपने यहाँ पे क्लियर हो गए। तो परंपरागत राजनीतिक विकास की अवधारणा प्रिंसटन विश्वविद्यालय के विद्वानों ने प्रस्तुत की। ये अमेरिका को आदर्श मानते हैं, जैसे कि अपन ने देखा है, यानी अमेरिका को मानदंड मानते हैं। अध्ययन विकासशील देशों के संदर्भ में हुआ है, लेकिन विकासशील देशों में राजनीतिक विकास कब माना जाएगा, तो ये कहते हैं कि अमेरिका में जो व्यवस्था है, यूके में जो व्यवस्था है, यदि वैसी व्यवस्था यहाँ पर आ जाती है इन देशों के अंदर, तो राजनीतिक विकास है, अन्यथा राजनीतिक विकास नहीं है। तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में यहाँ से देखो प्रश्न आते हैं। ये जो आगे अपन टॉपिक कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बहुत सारे तो क्या मतलब, ये मैच करवाता है। देखिए, प्रिंसटन विश्वविद्यालय इससे जुड़ा हुआ है राजनीतिक विकास से। तो यहाँ के जो स्कॉलर थे वो अलग अलग देशों में गए और उन्होंने अध्ययन किया कि यहाँ पे राजनीतिक विकास है या नहीं है, राजनीतिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो कौन कौन कहाँ कहाँ गया, इसमें देखो सबसे पहले तो अपन भारत की बात कर लेते हैं कि भारत कौन आया। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, विंडर तो पाकिस्तान गए थे, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, एक जो इसका पिता है, राजनीतिक विकास के पिता है, लुशियन पाई, ये गए थे म्यांमार। रिक्स, देखिए रिक्स के बारे में जब मैच करवाना आता है तो कई बार ये कन्फ्यूज कर देता है, क्योंकि ये चीन और थाईलैंड का भी अध्ययन किया इस व्यक्ति ने। ध्यान रखना, केवल श्रीलंका ही नहीं है, चीन और थाईलैंड के बारे में भी ये अध्ययन करते हैं। कौन? रिक्स। फिर अपन लुशियन पाई म्यांमार, कोलमैन नाइजीरिया। देखो कोलमैन ने अपन आगे पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति में। आमंड है, आमंड ने एक तो वर्बा के साथ में काम किया है। आमंड जो पावेल है, इन्हें एक तो वर्बा के साथ में काम किया है और एक कोलमैन के साथ में भी इन्होंने काम किया है। बुक भी लिखी है इन्होंने कोलमैन के साथ मिलकर। तो कोलमैन गए नाइजीरिया, डेविड एफ्टर घाना, ये इंपॉर्टेंट है। भारत कौन आया, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो मायरन विनर, विनर भारत का अध्ययन किया है विनर ने। तो ये याद कर लेना, यहाँ से मैच करवाने के लिए क्वेश्चन आते हैं, आपस में मैच करवाता है ये। तो यहाँ का अध्ययन करने के पश्चात जो उपयुक्त विद्वान है, इन्होंने 1963 में तुलनात्मक राजनीति समिति का गठन किया और निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहला है संगठक सिद्धांत। ये हंटिंगटन ने दिया है संगठक सिद्धांत। इनका कहना था कि राजनीतिक विकास का अध्ययन 5 तत्वों के आधार पर करना चाहिए, और ये 5 तत्व ये हैं: संस्कृति, समूह, संरचना, नेतृत्व और नीतियां। एचटी देखो, यहां से सीधा क्वेश्चन आता है। एक आता है संकट का सिद्धांत। संकट का सिद्धांत आमंड और पावेल प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार जब समानता के अनुरूप क्षमता विकसित नहीं हो पाती है तो संकट की स्थिति आ जाती है। ये देखो आगे समझ में आएगा आपको, एक बार वापस से देख लेना। ये समानता, क्षमता, विभेदीकरण, ये 3 बातें बोलता है लुशियन पाई। समानता, क्षमता, विभेदीकरण।
इन जब लोगों में समानता आ जाती है राजनीतिक रूप से। क्षमता का मतलब होता है कि उनकी मांग और समर्थन जो आते हैं वो आराम से सुने जाएं, तो वो होती है क्षमता। तो देश में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो मांगों को अडेप्शन भी कर सुन भी सके और मांगों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सके, उन पर समर्थन दे सके, आराम से समर्थन दे सके। जैसे मान लीजिए किसान 3 बिलों को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो इतनी क्षमता होनी चाहिए सरकार में कि वो उन मांगों के ऊपर सही निर्णय ले सके। या तो मांग को समर्थन दे या नहीं दे, लेकिन जनता उग्र नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी क्षमता है तो वहाँ पर राजनीतिक विकास है, अन्यथा नहीं है। और तीसरी बात बोलता है विभेदीकरण। समानता, क्षमता, विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब है कि वहाँ की जो संरचनाएं हैं, संरचनाएं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, वहाँ के समूह है, ये जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं में विभेदीकरण होना चाहिए। अपने अपने कामों को करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। कोई किसी का एक काम, एक जो संरचना होगी वो दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी शक्ति पृथक्करण भी होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो राजनीतिक विकास है, अन्यथा नहीं है। ये आगे भी आएगा, आगे पढ़ेंगे अपन लुशियन पाई में, समानता, क्षमता, विभेदीकरण। और ऐसी ही बातें यहाँ पर आमंड पावेल भी करते हैं, वो नाम दूसरा दे देते हैं इनको, वो आगे देखेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे संकट का सिद्धांत देने वाले विचारक हैं आमंड पावेल, और इनका मानना है कि जब समानता के अनुरूप क्षमता नहीं आती है तो संकट की स्थिति आ जाती है। इसको और अच्छे समझना है, देखिए ये एक व्यवस्था है, ये तो है समानता और ये है क्षमता। ये तो है समानता और ये है क्षमता, और ये जो लाइन जा रही है विभेदीकरण। इनका मानना है कि विभेदीकरण को बढ़ाओ आप, क्योंकि यदि समानता और क्षमता ये खुद ही अपने को अनुकूल डालेगी, क्योंकि होता क्या है कि समानता कंसेप्ट है समाजवादी व्यवस्था का, वामपंथी, और क्षमता जो कंसेप्ट है ये दक्षिणपंथी है। लिख लेना आप, ये प्रश्न भी आ सकता है। ये दक्षिणपंथी अवधारणा है, उदारवादी अवधारणा है। तो उदारवाद समाजवाद दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जब दोनों साथ नहीं रह सकते तो इनमें तनाव की स्थिति बन जाएगी और संकट उत्पन्न हो जाता है व्यवस्था के अंदर। तो करना क्या है, तो इनका कहना है कि आप इस पे ध्यान दीजिए, विभेदीकरण पर। आप संरचनाओं के विभेदीकरण को बढ़ाएंगे तो समानता और क्षमता खुद अपने अनुसार डलती जाएगी और संकट उत्पन्न नहीं होगा। तो ये संकट का सिद्धांत है। इस समानता का तात्पर्य जनता में जागरूकता उत्पन्न करना, क्षमता का तात्पर्य सरकार की जनता की मांगों को पूरा करने की शक्ति का विकास होना, जिसपे मैंने अभी समझाया आपको। रिक्स संकट के सिद्धांत को विकास फंड बोलता है। सीधा सीधा इसकी बुक का नाम भी है पॉलिटिकल ट्रैप और डेवलपमेंट ट्रैप, सॉरी। और ये प्रश्न भी आता है कि विकास फंड की बात कौन करता है। तो रिक्स ये कहता है कि ये समानता और क्षमता अगर बराबर नहीं चले, या तो समानता ज़्यादा हो गई या क्षमता ज़्यादा हो गई, दोनों यदि समान रूप से नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे विकास की जगह पे विकास फंड उत्पन्न हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, संकट उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा आता है यहाँ पे जटिलता का सिद्धांत। ठीक है, ये देने वाले विचारक है ब्रूवर एंड ब्रूनर। ब्रूवर ब्रूनर ने तो ये दिया, उनकी पुस्तक है ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें लिखते हैं कि राजनीतिक विकास एक जटिल अवधारणा है। राजनीतिक विकास का अध्ययन करने के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ब्रूवर एंड ब्रूनर राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए 22 चर, 20 पैरामीटर और 12 समीकरण की चर्चा करते हैं। आज तक तो ये प्रश्न कभी आया नहीं है, ऐसी संख्या नहीं पूछी है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। परिभाषाएं ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना, बाकी ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे राजनीतिक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, बात आती है। विशेषता क्या है, तो लुशियन पाई और राजनीतिक विकास की विशेषता। पाई की बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एक बुक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये चार्ल्स ई मेरियम की बुक है। और एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुशियन पाई की बुक है। ठीक है, न्यू को हटा दीजिएगा। समानता, क्षमता, विभेदीकरण, 3 विशेषताएं बताता है कि व्यवस्था में समानता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। समानता का मतलब है जनता से, क्षमता का मतलब है कि जो जनता से मांग आ रही है इनको कितना समर्थन दे पाती है सरकार, इनके ऊपर निर्णय कितना सुदृढ़ रूप से ले पाती है। और विभेदीकरण संरचनाओं से संबंधित है। समानता आगे व्याख्यायित किया है यहाँ पर डिटेल में, ये जनता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि जनता में कितनी जागरूकता है,
क्षमता सरकार के संदर्भ में, जिसका तात्पर्य है सरकार जनता की मांगों को कितना पूरा कर पाती है। विभेदीकरण राज्य के संदर्भ में है, जिसका तात्पर्य है राज्य में विभिन्न संरचनाएं अलग अलग होनी चाहिए। जेम्स कोलमैन लुशियन पाई के तीनों लक्षणों को विकासात्मक सिंड्रोम नाम देता है। ये टर्मिनोलॉजी आती है। विकासात्मक सिंड्रोम किसके संदर्भ में कहा जाता है, तो लुशियन पाई के संदर्भ में कहा जाता है। ऐसे भी पूछा जाता है, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विकासात्मक सिंड्रोम लुशियन पाई के राजनीतिक विकास को किसने कहा है, तो कोलमैन ने कहा है। वही कोलमैन जिसको आगे पढ़ेंगे अपन, जो नाइजीरिया गया था और आमंड के साथ में इसने काम भी किया है। अब देखते हैं आमंड और पावेल का राजनीतिक विकास। इसकी भी 3 विशेषताएं हैं। बस केवल आपको यदि लुशियन पाई की समानता, क्षमता, विभेदीकरण पता है तो ये आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये तो है जिसको संस्कृति का लौकिकीकरण कह रहा है, यह है समानता। उपव्यवस्था, यह है क्षमता। और भूमिका विभेदीकरण, जिसे आमंड पावेल बोलता है, यह है विभेदीकरण। तो समानता, क्षमता, विभेदीकरण ये सेम है। जो बात लुशियन पाई ने की है वो ये आमंड पावेल भी करता है, लेकिन आमंड पावेल बस इनको नाम दे देता है भूमिका का विभेदीकरण, उपव्यवस्था और संस्कृति का लौकिकीकरण। सेम चीज है। फिर देखते हैं राजनीति विकास की 4 अवस्थाएं बताता है डोड, CH डोड। इसकी बुक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये जो लुशियन पाई ये 4 विशेषताएं बताता है, 3 तो लुशियन पाई की ले लेता है, समानता, क्षमता, विभेदीकरण, और चौथा ले लेता है आमंड पावेल का, जिसमें वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, संस्कृति का लौकिकीकरण होना चाहिए। तो डॉट का इजी है, 3 तो ये ले लेता है लुशियन पाई से, और एक जो लौकिकीकरण की अवधारणा है, लौकिकीकरण की विशेषता है, ये लेता है ये आमंड पावेल से। अब आता है हंटिंगटन। हंटिंगटन की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसका नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड डीके। देखिए एस हंटिंगटन ने क्या था, एक नाम सुना होगा आपने, फ्रांसीसी फुकुयामा। फ्रांसीसी जो फुकुयामा है ये बुक लिखता है एंड ऑफ हिस्ट्री, और एक बुक लिखता है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके। तो इसके विरोध में फिर हंटिंगटन बुक लिखता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके। ये 4 विशेषताएं बताता है हंटिंगटन, और हंटिंगटन पे जो प्रश्न आता है वो आता है कि राजनीतिक विकास को राजनीतिक पतन कौन बोलता है। तो राजनीतिक पतन की बात करता है हंटिंगटन। 4 विशेषताएं बताता है ये। अनुकूलनशीलता, परिवर्तनशीलता, जटिलता। जटिलता का मतलब है अलग कार्यों के लिए अलग अलग संरचनाएं होनी चाहिए, हंटिंगटन का ये मानना है। स्वायत्तता यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और सहभागिता, शासन में जनता की सहभागिता होनी चाहिए। ये 4 विशेषताएं बताता है हंटिंगटन। लुशियन पाई अनुक्रियाशीलता अर्थात लोकतंत्र निर्माण को राजनीतिक विकास का महत्वपूर्ण आधार मानता है। फिर अपन बात करते हैं राजनीतिक विकास की अवस्था। अब अपन बात करते हैं राजनीतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में। राजनीतिक विकास की अवस्थाएं, देखिए अवस्थाओं का मतलब यहाँ पर है कि राजनीतिक विकास हुआ कैसे, किस तरीके से हुआ, तो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। जैसे आमंड पावेल राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताता है। सबसे पहले राज्य निर्माण हुआ, राज्य बना सबसे पहले। अपन ने पढ़ा है कि जब वेस्टफेलिया की संधि होती है 1648 में, तब राष्ट्र राज्य की अवधारणा का कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले राज्य का निर्माण होता है और फिर राष्ट्र निर्माण होता है। आज से 100 साल पहले ही अपने को नहीं पता था, यहाँ के लोगों को नहीं पता था कि भारत नाम का भी कोई राष्ट्र होता है। वो ये बोलते थे आप कहाँ के हो, मैं मेवाड़ का हूँ, मैं ढूंढार का हूँ। वो अपने अपने क्षेत्रों का नाम लेते थे, वो ये नहीं कहते थे मैं भारत का हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आज राष्ट्र का निर्माण हो गया भारत के रूप में। तो राज्य निर्माण पहले, फिर राष्ट्र निर्माण, फिर जनता की सहभागिता बढ़ती है इसमें, और लास्ट है वितरण। यानी जब जनता भाग लेती है राजनीतिक कार्यों में, तब उसे पता चलता है अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक होती है, फिर वो वितरण की मांग करती है। तो वितरण का पॉइंट।
तो एक सीक्वेंस में आता है क्रम, इजी है, आराम से याद होएगा। आमंड और पावेरी के अनुसार राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं, पहले राज्य निर्माण, फिर राष्ट्र का निर्माण, फिर सहभागिता और फिर वो वितरण की बात करते हैं। अब बात करते हैं एस पी हंटिंगटन और राजनीतिक विकास की अवधारणा क्या है। हंटिंगटन की राजनीतिक विकास की अवधारणा को देखते हैं। देखिए बुक है इसकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके। अब देखो जो इतिहास का अंत जिसमें बुक लिखी फ्रांसीसी फुकुयामा, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, फ्रांसीसी फुकुयामा से बहुत प्रश्न आते हैं। उसकी बुक का नाम है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके। बस केवल डेवलपमेंट की जगह ऑर्डर याद रखना अपने को, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड डीके की बात करता है फ्रांसीसी फुकुयामा, और डेवलपमेंट एंड डीके की बात करता है एस पी हंटिंगटन। 3 अवस्थाएं बताता है। पहला है सत्ता का बुद्धि संगतता स्तर। इसका क्या मतलब है? संविधान पर आधारित सत्ता स्थापित होना या कानूनी तर्कसंगत सत्ता स्थापित होना। फिर आगे बात करें, कार्यों का विभेदीकरण की बात करता है। इसका तात्पर्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण स्थापित होना, अर्थात केंद्र के साथ साथ राज्य और स्थानीय स्तर पर शक्तियां प्रदान करना। तीसरा है अभिवृद्धि सहभागिता। इसका तात्पर्य है शासन में जनता की सहभागिता बढ़ना। अब देखिए 3 पॉइंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहले वो बात कर रहा है सत्ता का बुद्धि संगतता स्तर क्या होता है, वो अपन ने देखा है। दूसरी बात कार्यों का विभेदीकरण होता है, और तीसरा होता है सहभागिता। बाद में सहभागिता बढ़ती है। ये 3 अवस्थाएं, 3 चरण बताता है हंटिंगटन। अब देखिए हंटिंगटन के अनुसार उपरोक्त अवस्थाएं क्रम अनुसार नहीं आती हैं। पहली अवस्था के बाद तीसरी अवस्था आ जाती है तो विकास के स्थान पर पतन होगा। हंटिंगटन अपनी पुस्तक थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेट 20th सेंचुरी, ये आगे इसकी बुक का नाम है, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी लेट 20th सेंचुरी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र की 4 लहरें आ गई अब तक, पढ़ेंगे अपन कौन कौन सी हैं। तो 1970 के आसपास जो लहर आती है वो तीसरी लोकतंत्र की लहर होती है, तो लेट 20th सेंचुरी नाम देता है इसको। तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है जिसमें शासन में जन सहभागिता पर बल दिया जा रहा है, और तीसरी लहर की शुरुआत पुर्तगाल से हुई है ऐसा माना जाता है। चौथी लहर जो अरब वसंत बोलते हैं अपन, 2012 में आई थी, और ये जो इसकी शुरुआत होती है वो ट्यूनीशिया से हुई थी, जो चौथी लहर की बात अपन करते हैं। हंटिंगटन के अनुसार पहले लोकतंत्र के विकास के साथ भ्रष्टाचार का भी विकास होता है, लेकिन जब लोकतंत्र उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। हंटिंगटन की बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें सभ्यताओं के संघर्ष की संकल्पना देता है। 96 में बुक आती है। देखो मैंने बताया ये वो बुक है या वो थ्योरी है हंटिंगटन की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं का पतन, जो फुकुयामा की एंड ऑफ हिस्ट्री के विरोध में आती है। जब फुकुयामा कहता है इतिहास का अंत हो गया है क्योंकि अब साम्यवाद का पतन हो गया है 1991 में, तब हंटिंगटन कहता है कि साम्यवाद के और उदार लोकतंत्र के इनके पतन से ये समाप्त नहीं होएगा, इनसे इतिहास का अंत नहीं होगा। इतिहास में तो सभ्यताओं के लिए संघर्ष होगा। आज जो अपन इस्लामिक क्रांति देख रहे हैं, इस्लामिक जो आतंकवाद देख रहे हैं, ये इस्लामिक आतंकवाद क्या है? एक प्रकार से सभ्यता का संघर्ष ही है। तो अब जो संघर्ष होगा वो सभ्यताओं का संघर्ष होगा। जो हिटलर ने किया था, जो मुसोलिनी ने किया था इटली जर्मनी में, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की अवधारणा देता है 1996 में, और कहता है कि तीसरा विश्व युद्ध 2 राष्ट्रों में नहीं होगा, 2 सभ्यताओं में होगा, और वो बोलता है इस्लाम और ईसाइयत के मध्य होगा। हंटिंगटन की अन्य पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, तो 3 बुक हो गई अपने पास में, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो 4 बुक्स हो गई इसके हंटिंगटन, याद रखना। फिर अपन बात करते हैं ऑर्गेन्स की और विकास की अवस्थाएं क्या है। ऑर्गेन्स्की की पुस्तक है स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नाम यही है ऑर्गेन्स्की की बुक का। राजनीतिक विकास की अवस्थाएं, चरण क्या है, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में आती है। ये किस तरीके से होता है देखो। आदिम एकीकरण की राजनीति होती है सबसे पहले। आदिम एकीकरण, राष्ट्र राज्य बने ही है, संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आया ही है,
यानी वेस्टफेलिया की संधि हुई है 1648 में। वो आदिम एकीकरण राज्य हैं, अभी उनको कुछ भी नहीं पता है, जनता को तो ये नहीं पता है कि हमारा देश क्या है, क्या हमारा एकीकरण हो गया। वो भी क्षेत्रों के नाम से अपने आप को पहचानते हैं। आदिम एकीकरण हुआ है, लेकिन राज्य के पास में संप्रभुता आ चुकी है, राज्य का निर्माण हो चुका है। इसके बाद में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, औद्योगिकरण की राजनीति हुई। जैसे पैसा आया तो राज्य ने लोक कल्याण की राजनीति की, या ऐसे बोल सकते हैं कि नकारात्मक उदारवाद है, ये सकारात्मक उदारवाद है। फिर आती है समृद्धि की राजनीति, ये उच्चतम अवस्था है, ये यूएसए में है सबसे बढ़िया तो, लेकिन इसको अच्छे दिन के नाम से जाना जा सकता है। बहुत बढ़िया दिन आ गए हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया। ये समृद्धि की राजनीति है जिसमें जनता की सहभागिता भी होती है और मांगों को माना भी जाता है, समर्थन भी मिलता है उनको। तो ये 4 अवस्थाएं बताता है आर्गेन्स्की। आर्गेन्स्की की बुक का नाम भी स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही है। रोस्टोव पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यदि हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं है। तो ऑर्गेन्स्की की बुक का नाम था स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और रोस्टोव की बुक है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी कुछ अवस्थाएं बताता है। जैसे सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये ऐतिहासिक समाज है जिसमें मनुष्य स्वास्थ्य, संग्रहण और शिकार पर आधारित जीवन व्यतीत करता था। फिर प्री टेक ऑफ आ गया, यानी कृषिकालीन अवस्था की पहले की अवस्था है। इसमें व्यक्ति जूमिंग कृषि करते थे। जूमिंग कृषि जहाँ पे मतलब खेती कर ली और साल 2 साल वहाँ पे रह लिए, फिर ज़मीन बंजर हो गई। इन पेड़ पौधों को काट करके जो खेती की जाती है, जगह बनाई जाती है, ये पहाड़ी क्षेत्र में होती है मुख्य रूप से, ये जूमिंग खेती होती है। और फिर वो ज़मीन बंजर हो जाती है तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है। फिर कृषक अवस्था आ गई जिसमें स्थायी खेती की जाती थी, हल द्वारा खेती की जाती थी। फिर उत्तर कृषक अवस्था आ गई, इसमें औद्योगिकरण हो गया खेती के बाद में। और लास्ट है जन उपभोग, इसमें जीवन की गुणवत्ता और समृद्धि पर बल दिया जाता है। ये रोस्टोव है, रोस्टोव इकोनॉमी के आधार पर इसको समझा रहा है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो लोगों में जब समृद्धि आएगी, जागरूकता आएगी, जीवन की गुणवत्ता आएगी, तो वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, अन्यथा पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। फिर बात करते हैं फ्रेडरिक रिक्स की। रिक्स पहले विकसित, और रिक्स के बारे में ऊपर भी पढ़ा अपन ने कि रिक्स ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, अगर समानता और क्षमता साथ साथ नहीं चलती हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि पॉलिटिकल ट्रैप हो जाता है, विकास फंद हो जाता है, डेवलपमेंट ट्रैप हो जाता है, विकास नहीं होगा वहाँ पे विकास फंद हो जाएगा। तो फ्रेडरिक रिक्स दुनिया के समस्त देशों को 3 भागों में बांटते हैं। एक है कृषि प्रधान देश, एक उद्योग प्रधान देश, और तीसरा है कृषि और उद्योग यानी मिश्रित मॉडल। इसमें वह विकासशील देशों को शामिल करता है। कृषि प्रधान देश अल्प विकसित देश हैं, उद्योग प्रधान देश विकसित देश हैं, और जो दोनों मॉडल जहाँ पे पाए जाते हैं वो विकासशील देश हैं। फ्रेडरिक रिक्स बाद में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्थान पर पारिस्थितिकी उपागम का प्रयोग करता है, जो कि नेट के सिलेबस में अपन इस पारिस्थितिकी उपागम को पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और अपनी बुक का नाम भी ये द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखता है। समस्त देशों को 3 भागों में बांट देता है। ये तो है फ्यूज्ड देश, फ्यूज्ड सोसाइटी, जो अल्प विकसित देशों का प्रतीक है, जो अपन ऊपर देख रहे हैं। ये कृषि प्रधान देश हैं, ये फ्यूज्ड सोसाइटी हैं। ये परंपरागत सत्ता पाई जाती है यहाँ पर संरचनात्मक कार्यात्मक विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। नौकरशाही का चैम्बर मॉडल पाया जाता है, अर्थात नौकरशाही की नियुक्ति राजा की इच्छा पर निर्भर करती है, जैसे भूटान। दूसरा प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, ये परंपरागत सत्ता है, कानूनी तर्क संगतता पाई जाती है यहाँ पर। ये विकासशील देशों में पाया जाता है। यहाँ पर नौकरशाही का साला मॉडल पाया जाता है, पढ़ेंगे अपन इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है साला मॉडल नौकरशाही का, जिसमें सैद्धांतिक स्तर पर योग्यता पर बल दिया जाता है। नेट के लिए एक क्वेश्चन भी तैयार है यहाँ पे कि साला मॉडल की बात किसने की है, तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंतर्गत आती है और रिक्स इसकी बात करता है। फिर डिफ्रेक्टेड सोसाइटी, यहाँ पर कानूनी तर्क संगत सत्ता पाई जाती है। यहाँ संरचनात्मक के साथ साथ कार्यात्मक विभेदीकरण भी पाया जाता है। यहाँ पर नौकरशाही का ब्यूरो मॉडल पाया जाता है, यानी योग्यता पर बल दिया जाता है, जैसे अमेरिका में। फिर ये आगे छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं। जेम्स रोलियन ये अपनी पुस्तक एजुकेशन पॉलिटिक्स डेवलपमेंट में शिक्षा के विकास को आधार मानते हैं। यानी रोलियन कहते हैं कि यदि शिक्षा है, एजुकेशन अच्छी है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, नहीं है। लापोलम्बरा की बुक है ब्यूरोक्रेसी ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लापोलम्बरा को अपन पढ़ेंगे राजनीतिक दल दबाव समय टॉपिक में। ये नौकरशाही को विकास का आधार मानते हैं।
जोसेफ नाई की बुक है करप्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें लिखता है कि भ्रष्टाचार नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे विकास है। विंडर जो कि पाकिस्तान का अध्ययन करते हैं, ये अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने 4 प्रकार के संकटों की चर्चा करते हैं जिसको अपन ने पढ़ा है। पहचान का संकट, एकीकरण का संकट और वैधता का संकट, संसाधन जुटाने का संकट। ये अपन ने राजनीतिक विकास के मॉडल देखे, राजनीतिक विकास के बारे में पढ़ा कि क्या राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं, विचारक क्या मानते हैं, समानता, क्षमता, विभेदीकरण जैसे टॉपिक देखे अपन ने। लुशियन पाई, आमंड पावेल, रिक्स को देखा। फिर अवस्थाओं की बात की, रोस्टोव और ऑर्गेन्स्की की अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अलावा और कौन कौन किस किस को विकास मानते हैं। रोस्टोव औद्योगिकरण को विकास मानते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। ऑर्गेन्स्की पॉलिटिकल डेवलपमेंट को विकास मानते हैं। फिर आगे अपन देखेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक में, क्योंकि ये 3-4 जगह पे कोरिलेट करता है अपने सिलेबस में। अल्प विकास के सिद्धांत और निर्भरता मॉडल, ये अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, लोगों को बताइए, और यदि आपको मैटर चाहिए, नोट्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप बहुत ही रीजनेबल रेट पर ये कंटेंट PDF फॉर्मेट में भी मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।